बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फसी भाई, आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है और आप बच्चों के अंदर मुताले का शौक बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर ज़रा सा एक निगाह डालते हुए अगले तरफ जाऊंगा। असल में कि आपने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक का भी दौरा किया इसी सिलसिले में, बच्चों के अदब के सिलसिले में। आप 2 रसाले, जगमग तारे और वी शाइन, तो क्या ये इन 2 जराइद के अंदर इतना मुनाफा हो जाता है कि आप दुनिया भर का टूर करते फिरें? नहीं जी, ऐसा नहीं है यार। एक बिल्कुल आप ये समझ लें कि एक फैंटेसी कायम हुई भी है और बज़ाहिर ये लगता है बाहर बैठे हुए वाले फ़र्कों के जो रसाले निकाल रहे हैं जो लोग, वो बहुत वायबल कंडीशन के अंदर होंगे और ये बड़ा ऐसा काम है कि जिसके नतीजे के अंदर आप अपना सरमाया बना सकते हैं या एसेट्स बना सकते हैं। सच्ची बात ये है कि साथी रिसाला भी, उसमें भी जो मेरा तजुर्बा रहा वो ये रहा कि वो मिशनरी बेस पे निकलता था, तो वो भी खसारे के अंदर था, जैसा कि मैंने तज़किरा किया। और वी शाइन मैगज़ीन भी अपने आगाज़ से अब तक खसारे में निकल रहा है और उसकी वजह यही है कि एक तो इंग्लिश मीडियम तबके के लिए रिसाला निकालना, उसको मार्केट करने के लिए उस तबके के लोग हमारे पास मैसर नहीं है, और वो हैं तो बहुत महंगे लोग हैं। पहले उनको आप निकाल भी दें तो मैगज़ीन की तैयारी, उस मयार का पर्चा निकालना, आपने वी शाइन देखा है आपने कि वो आर्ट पेपर के ऊपर 4 कलर मैगज़ीन है, जगमग तारे भी 4 कलर मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर के ऊपर निकलता है। उसको मार्केट के अंदर सर्वाइव कराना एक मुश्किल काम है, उस पे कॉस्ट बहुत आती है। और तीसरा जो रुझान कम हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है उसके नतीजे के अंदर स्टॉल्स के ऊपर रिसाला तो जा रहा है लेकिन पढ़ने का रुझान कम हो रहा है, तो हमें लॉस। और मैं जो लोग इसकी कोशिश करना चाह रहे हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं कि हम रिसाला निकालें, तो मैं उनके लिए अर्ज़ करूँ कि भाई तकरीबन हम भी, बाकी अब रिसाला जंग अखबार भी लॉस के अंदर है, बाकी सबका भी डाटा निकाल लें अगर कोई बताना चाहे। तकरीबन हम भी करोड़ से ऊपर लॉस कर चुके हैं, करोड़ से ऊपर ही लॉस कर चुके हैं इस वी शाइन के अंदर, 1.25 करोड़ से ऊपर का। इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है कि इस पे खसारा। अच्छा, सस्टेन करने का मामला, ज़ाहिर-सी बात है इसको आपको इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यानी हम सिर्फ़ मैगज़ीन नहीं निकाल रहे, मैगज़ीन के साथ मैगज़ीन तो हमारा एक समझ लें विज़िटिंग कार्ड है। हम तो हर जगह ये कहते हैं कि हम असल में जो है वो सोसाइटी को चेंज करने लेवल के लिए काम करना था, तो हमने मैगज़ीन का टूल इस्तेमाल किया, हमें आता यही था, हम इसके ज़रिए आ सकते थे। आप जब किसी के पास जाते हैं, किसी को कहते हैं कि आप बच्चों की में काम कर रहे हैं या जनरेशन की डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और आप मैगज़ीन रख दे रहे हैं, तो सामने वाला बोलते हैं हाँ, ये प्रैक्टिकल लोग हैं, ये मुँह के फ़ैर नहीं है, ये बातें करने वाले नहीं हैं, ये ज़बानी कलामी जमा खर्च नहीं है इनके पास, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग हैं। तो मैगज़ीन हम इसलिए निकाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में जैनसाज़ी भी हो रही है। हमारे साथ बहुत सारे हज़ारों बच्चों का डाटा। इसके साथ-साथ हमने एक मैगज़ीन शुरू किया था, तो हमने 3 लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश, अरबी, उर्दू में वेबसाइट बनाई थी। और उस वक़्त इस वेबसाइट के अंदर ये वेबसाइट जो 2 वे थी, यानी बच्चे भी उसमें रोज़ पार्टिसिपेट कर सकते थे, इंटरैक्टिव थी। बच्चे, एक पूरा गोशा था जो माई पेज के नाम से, बच्चे उसके अंदर अपनी चीज़ों को शामिल करते थे, उसमें वो हिस्सा लेते थे। और साथ में हमारे एक कैरेक्टर था आस्क अंकल शाहीन, बच्चे उनसे अंकल शाहीन से सवालात करते थे, तो वो काउंसलिंग का भी एक हम काम कर रहे थे। यानी कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों क्वेश्चन जिस वक़्त ऐसे हैं जो बच्चों के हमने आंसर किए हैं। हमारे जो फैसिलिटेटर थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो जो बच्चों के सवालात को देखते थे और उनको आंसर किया करते थे अंकल शाहीन की सूरत में। तो हम ये काम खिदमत अंजाम देते रहे बच्चों की तरबियत के हवाले से। तीसरी चीज़ जो है वो ज़ाहिर-सी बात है मुख्तलिफ़ इदारों को कितनी साफ-सादी बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो टीम है जो बच्चों की तरबियत कर रही है, बहुत सारे ऑर्फन्स के इदारे हैं, बहुत सारे यूथ में काम करने वाले इदारे हैं, बच्चों में काम करने वाले इदारे, उनकी भी सपोर्ट हम कर रहे होते हैं। कई निसाब हमने इदारों के लिए बनाए, सऊदी अरब के लिए बनाए। इसके अलावा एक वहाँ के खलक़ाए बाप के लिए हेल्पिंग हैंड के नाम से एक एनजीओ है, उसके लिए हमने निसाब सादी की। हेल्पिंग नीड की एक एनजीओ है जो यूके बेस्ड काम कर रही है, उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए कंटेंट दिया, उनको ट्रेनिंग की है। हम बहरहाल ये जो काम करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, हम जो तरबियती निसाब तैयार करते हैं, वन टाइम कॉस्ट लेते हैं, उसके बाद उसको राइट्स फ्री कर देते हैं। ये भी हमारी पॉलिसी है। हम उसके ऊपर दोबारा उसको सेल नहीं करते। हम कहते हैं वन टाइम कॉस्ट आ गई, आपका काम हो गया, हमारा भी हो गया, इसको ओपन करते हैं राइट्स को, ताकि हम इसको फैला सकें। तो मैगज़ीन के काम को भी हम फैलाते रहते हैं, उसका कंटेंट हमारे पास बना हुआ है, उसको हम आगे किताबी शक्ल में भी लाने का इरादा है हमारा। लेकिन ऐसी बात है अभी हमारे पास इतना वसाइल सरमाया नहीं है कि हम किताबी शक्ल के अंदर उसको पब्लिश कर सकें। बुक्स, हमारी मैगज़ीन का इतना कंटेंट है, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी, हम कई किताबें तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है वी शाइन मैगज़ीन के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आती हैं जो सेगमेंट बेस्ड होती हैं। और जगमग तारे में भी अली, एनी और आदाब। अली एनी का पूरा एक हमारा कॉमिक स्टोरी का आइडिया है कि अली और एनी 2 बहन भाई हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की। उसकी काफ़ी स्टोरीज हमारे पास जमा है और दीगर स्टोरीज हैं। तो कंटेंट बहुत बेशुमार है, इस पर जाने की ज़रूरत है। बुक का काम मैं समझता हूँ मैगज़ीन की सूरत में दोबारा ज़्यादा चल सकता है, इसलिए चल सकता है कि बुक कभी भी वो नहीं होती, एक्सपायर नहीं होती। मैगज़ीन मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है आपका। तो उसके ऊपर जो आ सकते हैं उस पर काम करें। बुक्स वायबल चीज़ है, वो आपके इदारों को सपोर्ट कर सकती है इस कॉज को लेकर। साथ साथ मैं आपकी बात करती, मैं इसको इस तरह कहूँ कि हकीम सईद मरून का बहुत मशहूर फ़िक्रा है
नौनिहाल के बारे में कि इससे जो मुनाफा हो रहा है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। सही बात, यकीन सुना सही होगा बात आपने। है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो बच्चों के जरायद और रिसाले, इसमें जो माहाना अखराजात होते हैं और उसके नतीजे में जो इसके अखराजात पूरे नहीं हो पाते, आमदनी नहीं होती, तो एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि अगर इस फ़र्क को आप नुकसान समझते हैं तो मत आइए इस काम में। मत आइए, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इस फ़र्क को अगर नस्लों के लिए सरमायाकारी समझते हैं और कर सकते हैं तो आइए इस फील्ड तो में। आइए, आइए। ठीक है, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, साहिब हैसियत अफ़राद हैं, जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर हिस्सा लेते रहते हैं, हमारे माशरे के अंदर सर्व करते हैं, अपना डोनेशन देते हैं, इस काम की तरफ आइए। हम हार्ड कंपोनेंट में बहुत काम करते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, सेटअप्स खड़े कर लेंगे, स्कूल्स बन जाएंगे, वो लेकिन नज़र उसके आता है ना। अंदर वो नज़र आता है, वो टेंजिबल है। लेकिन जो फ़र्द तैयार होना है, जिसका ज़हन बनना है, जिस ज़हन की आबियारी होनी है, चाहे वो रिसाले की सूरत में है, स्कूल के अंदर तालीमी निज़ाम की सूरत में, हम उस पर कोई सरमाया नहीं लगाते। तो ह्यूमन रिसोर्स इन दुनिया भर में इंसानी वसाइल की अहमियत है, उस पर फोकस। अच्छा, अब ज़रा सा मैं और एक कदम और आगे बढ़ना चाहूँगा कि जो कुछ आपने इधर से, मैंने एक बात अज़राए तफन्नुन कही थी कि यहाँ से इतना कमा लिया आपने कि आप दुनिया भर की सैर करते रहे, जी जी। तो यकीनन आपने कमाया, माली तौर पर ना सही, ज़हनी तौर पे भी कमाया। और तो आप आप जो इस मेरे मालूमात के मुताबिक जापान भी गए और दूसरे ममालिक में गए, और ख़ास तौर पर नुक्ते नज़र आपका जो है वो बच्चों का अदब, उसका मुताला और उसका मुशाहिदा था। कुछ उसके तजुर्बात शेयर करेंगे? जी, मेरा इस 3 ममालिक में जाना हुआ। मलेशिया और श्रीलंका हम गए एक ही ट्रिप के अंदर, वो 2016 में 2016 के एंड पे हमें जाने का इत्तेफाक हुआ। नजीब भाई, मैं और एक हमारे एक और साथी हैं इस्लामाबाद में, अम्मार महबूब, हम तीनों साथी गए। और उसका हमारा बस बुनियादी तौर पर तो ये था कि हम वहाँ जाएँ और बच्चों के में कार्टून एनिमेशन से क्या काम हो रहा है उसको समझें। ज़रा सा आपकी बात करती, मुझे सिर्फ ये बता दी, ये ट्रिप किसी इदारे की तरफ से स्पॉन्सर्ड था या एनजीओ की तरफ से था या अपना ज़ाती था? हमें खुद ही जाना था, लेकिन मैंने इस तरह कहा ना कि आप इरादा करें तो अल्लाह ताला जो है वो फिर आपके लिए रास्ते बना देते हैं। हमने तो इरादा ये किया था कि अपने वसाइल पर जाएँगे, किसी से हमने बतौर क़र्ज़ बात की थी कि हमें क़र्ज़ दे दें, उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा इस काम के लिए। तो उन्होंने जो है फिर वो इसमें मामलत कर दी और हमने फिर जो है वो उन्हीं की पर्चे पे किया ये पूरा ट्रिप फिर। उसके बाद हमने, अच्छा हम तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें पाबंद भी नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी ये तय किया था कि हम जो काम करेंगे उस विज़िट में जो कुछ सीखेंगे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो 17 पेजेज़ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस 14 दिनों के ट्रिप को 22 मीटिंग्स जो हमने की उनको 17 पेजेज़ में डॉक्यूमेंट किया तफ़सील के साथ। इसमें 2 चीज़ें हमने हासिल की हैं। तो ट्रिप के अंदर हम वहाँ गए, मलेशिया के अंदर भी और श्रीलंका भी। मलेशिया में तो एनिमेशन के हवाले से फ़ोकस थे, तो हमने मुख्तलिफ़ इदारों के एनिमेशन हाउसेज़ के अंदर जो है वो राब्ते किए, मुख्तलिफ़ लोगों ने हमें से सपोर्ट किया उसमें, जिन्होंने पहले से होमवर्क कर रखा था। उन्होंने हमें बताया कि मेरे इदारों के साथ मेरी नेगोशिएशन हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। हमने उनको ईमेल्स डाली, एक आध हमें मीटिंग्स मिलना शुरू हो गई ऑनलाइन। तो फिर हम वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ जाकर हमने उनसे इदारों से मीटिंग की। तो हमें कुछ चीज़ें ये समझ में आई एनिमेशन के हवाले से। पहले मुकम्मल करता हूँ, फिर यूथ पर आता हूँ, दूसरे एजेंडे पर आता हूँ कि हम समझ रहे थे कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो इस्लामिक कंटेंट बनाने के लिए तैयार हैं, वो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। उसका मतलब ये कि वो इसको मिशनरी कर रहे हैं, इस्लाम मिशनरी काम कर रहे हैं। लेकिन समझ में आया कि मैगज़ीन जो एनिमेशन पे काम हो रहा है वो मिशनरी नहीं हो रहा। वो कर रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटी है और लोग जो कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं वो कमर्शियल बुनियादों पे ही कर रहे हैं। तो हमें इसके रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आए, बाय-लॉ समझ में आए कि भाई किस तरीके से राइट्स के ऊपर काम होता है, किस तरीके से कितनी ट्रांसलेशन के क्या राइट्स हैं, मीडियम कौन सा इस्तेमाल करना है, कहाँ डालना है, सीडी में डालना है, यूट्यूब पर डालना है, किस जगह पे डालना है, उसके लिए अलग-अलग राइट्स की पूरी उनकी जो है वो नेगोशिएशंस उनके साथ करनी पड़ती हैं। तो हमें समझ में आया, हमने मुख्तलिफ़ इदारों का विज़िट किया, 4-5 एनिमेशन के इदारों को देखा और ख़ास तौर पर मलेशिया के अंदर मल्टी डिजिटल कॉर्पोरेशन के नाम से एक इदारा है, जो गवर्नमेंट का इदारा है। हमें अंदाज़ा भी नहीं था। हम आ गए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो गवर्नमेंट का सरकारी इदारा है जो तमाम मलेशिया के 300-350 मीडिया हाउसेज़ को का हब है, शहर को हेड करता है। और ये बनाया मलेशियन गवर्नमेंट ने इसलिए कि ताकि कोई भी पाकिस्तान, किसी भी दुनिया से कोई बंदा मलेशिया एनिमेशन के लिए काम करने के लिए आना चाहे, हम उनको फैसिलिटेट करें। तो उन्होंने कहा आप सही जगह पर आ गए, हमारे कॉन्टैक्ट करा देंगे ऐसे लोगों से जिनसे आपको कंटेंट चाहिए, क्योंकि आपको ये कंटेंट चाहिए मोरल और इस्लामिक टाइप। उन इदारों के साथ हमारी फिर नेगोशिएशन भी हुई, फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत महंगा काम है। बहरहाल दूसरा काम जो हमने वहाँ किया वो ये हुआ कि असल में हम ये इसलिए भी करना चाह रहे थे, हमें इस बारे में बिल्कुल नो-हाउ नहीं थी। हम स्क्रिप्ट के हवाले से अहम थे, मतलब हम ये जानते थे कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, कंटेंट को कैसे लेकर आना है, लेकिन मीडियम टेक्निकल इसकी साइड को हम बिल्कुल नहीं जानते थे। प्रोडक्शन के अंदर क्या इसको आप कह सकते हैं। दूसरा था दायराकार वो यूथ डेवलपमेंट के हवाले से और चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम हो रहा था, तो मलेशिया भी और श्रीलंका भी।
मुख्तलिफ इस्लामिक माइंडेड इदारों में भी और दीगर इदारों के अंदर भी हम गए, यूनिवर्सिटीज़ भी गए, देखा किस तरह इससे काम हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड किया। दूसरा जो मुझे तजुर्बा हासिल हुआ जापान का, वो बुनियादी तौर पर वहाँ जापान में एक इस्लामिक सेंटर्स, वहाँ पर एक इस्लामिक सर्किल ऑफ जापान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काम कर रही है। उस वो मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर्स भी रन कर रही है, 11 सेंटर उसके पूरे जापान के अंदर मौजूद हैं। तो उनके तहत एक स्कूल चल रहा था, उस स्कूल के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, ये मुझे वहीं जाके अंदाज़ा हुआ कि इसलिए बुलाया है। तो मैं फिर वहाँ 3 महीने वहाँ रहा, तो 3 महीने मैंने वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर उसको लुक आफ्टर किया। मुस्लिम कम्युनिटी के टोटल 6 स्कूल हैं वहाँ पर, उनमें से एक स्कूल ये था। लेकिन ये स्कूल मुझे अंदाज़ा हुआ कि जापान के इस परफेक्ट एजुकेशनल सिस्टम के अंदर मुसलमानों को ये अलग से कोई कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम चलाना प्राइवेट बड़ा मुश्किल काम है, और अगर आप चलाएँ तो उसके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, वो हम पूरे नहीं कर सकते, मीट नहीं कर सकते। तो मैंने रिकमेंड ये किया कि हम बजाय से कि हम ये एक्टिविटी करें। मैंने जापानी सोसाइटी ऐसी है कि नौजवान ख़ास तौर पर रिलीजियसली या अपने मकसद ज़िंदगी के हवाले से, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ के हवाले से बड़े कन्फ्यूज़ हैं और उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और इस्लाम के पास मुकम्मल सोल्यूशन मौजूद है। तो मैंने सजेस्ट उनको ये किया कि अगर आप ये काम करें कि इवनिंग स्कूल अपने बच्चों की तरबियत के लिए करें या वीकेंड स्कूल करें, और यूथ पे काम करें, जापानीज़ यूथ पे और मुस्लिम यूथ के ऊपर, वहाँ पर तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा स्कूल की एक्टिविटी। फिर स्कूल बंद हो गया। हाँ, मैंने अपनी सोसाइटी को वहाँ ऑब्ज़र्व किया, जो सोसाइटी को ऑब्ज़र्व किया उसमें मैंने बच्चों के मुताल्लिक़ रुझान को या नौजवानों में मुताल्लिक़ रुझान को महसूस किया। तो अच्छा, इस्लामिक सर्किल ऑफ जापान जो इनवाइट किया मुझे, वो मैं गया हूँ गुज़िश्ता साल 2022 के नवंबर में गया था और 23 के फरवरी के अंदर वापस आया। 3 महीने मैंने वहाँ गुजारे, वहाँ स्कूल को देखा। कोविड से बाल बाल बचते हुए। मुझे जाना कोविड से पहले था। मैंने अप्लाई किया 2020 में फरवरी में, और कौंसल खाने के अंदर जाके डॉक्यूमेंट जमा कराए, तो उन्होंने मुझे कहा कि चीज़ें कम है, वापस लेकर आइएगा। वापस लाने की नौबत नहीं आई। 2 दिन बाद कोविड आ गया, दुनिया भर में जो है कोविड नाफिज हो गया। तो वो जो पहले जाना था, फिर कोविड के बाद तरतीब बनी, दोबारा उन्होंने अप्रोच किया 2022 में, जब चीज़ें खुल गई कि अब आप आइए, फिर मैं वहाँ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का तजुर्बा भी लिया, और साथ साथ जो वहाँ पर मैंने एक्टिविटीज़ देखी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, बच्चों में, ख़वातीन ने, मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर में प्रोग्राम करने का मौका मिला, बच्चों के साथ भी सेशंस करने का मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा मौका मिला। तो वहाँ जैपनीज़ लैंग्वेज, ऐसी बात है, एक बैरियर तो ये है कि जैपनीज़ उनको आती है, आपको नहीं आती। फिर इंग्लिश हर एक को नहीं आती, मुस्लिम बच्चों को अक्सर आती है, लेकिन जैपनीज़ बच्चों को जो इंग्लिश में ज़रा मुश्किल होती है। बहरहाल मैंने सोसाइटी को ज़रा ऑब्ज़र्व किया। तो मैं 3 महीने, जब भी लास्ट ईयर गया था तो 3 महीने में रहा, और वहाँ पर मैंने उनकी सोसाइटी को देखा, तो मुझे नज़र आया कि रीडिंग हैबिट है, मुताले का शौक़ है। हर एरिए में तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आप जाएँ तो बड़ों के अखबारात रखे हुए हैं, वो अखबारात का सेक्शन अलग है, बुक्स का अलग है, नॉवेल्स का अलग है, कॉमिक्स अलग है, फिक्शन अलग है, बच्चों का एरिया अलग है। और बहुत ईज़ी टू क्या कहते हैं एक्सेस है लाइब्रेरी ना। मतलब आप जा रहे हैं, शॉपिंग पे निकली है अम्मा बच्चों के साथ, उनको थोड़ा टाइम है, कुछ आराम करना चाह रही, बच्चों को लेकर लाइब्रेरी में आ गई, थोड़ा टाइम गुजार लिया, वहाँ टाइम स्पेंड भी कर लिया किताबों में। बच्चों का अलग से एरिया बना हुआ था, मैंने देखा। माँ अपने 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को भी कुछ ना कुछ करा रही थी, कोई एक्टिविटी करवा रही थी, कुछ पढ़ा रही थी, इस तरह की चीज़ें वहाँ मैंने देखी। तो ये नज़र आया कि लाइब्रेरियाँ ज़िंदा हैं, और 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा भी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था। एक्टिव लाइब्रेरी, इस्तेमाल होती हुई लाइब्रेरी, ऐसी नहीं कि वह किताबें रखी हुई और पढ़ने वाला कोई नहीं, ऐसा माहौल नज़र नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर ज़रा सी आपसे एक चीज़ बात करती है, ये पूछना चाहूँगा मैं कि मुख्तलिफ उम्र के तबके, बच्चा है, ज़ाहिर है कि 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का, और फिर नौजवान, जवान, बूढ़ा, शबाब। जापान के अंदर जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जो आबादी का ज़्यादा तनासुब बुजुर्गों का है। जी, जापान की जो है ना 13 करोड़ की आबादी है तकरीबन। हाँ, उसमें 4.5 करोड़ जो है वो 65 साल से ज़ायद बूढ़े हैं उम्र के, और ये 65 साल का मतलब 30% से ज़्यादा, तकरीबन 30 से ज़्यादा। और ये सब वो लोग हैं जो रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी है। हाँ, इनका सारा इंतज़ाम, इंसराम, इनका तमाम सब कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो यूथ इस पर भी, वहाँ की नौजवान नस्ल जो है परेशान है, या इसको ज़रा अच्छा फील नहीं करती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुमकिन है गलत हो, कि जो है वो यहाँ भी हम पर हम बड़े लाइबिलिटी बने हुए हैं यूथ। उसमें ऐसी बात है, बाकी सब यूथ ही हैं। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 50% यूथ के उससे ज़्यादा ही नहीं, मतलब 65 से ऊपर के जो है वो तो, हाँ, वो तो ये हैं। तो 4.5 करोड़ नौजवान की आबादी बढ़ती चली जा रही है। 2008 का भी मैंने सर्वे पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को देखा, तो 2008 से 7 से मुस्तकिल जो है ना शरह पैदाइश कम होती चली जा रही है, और शादियों का रिवाज भी कम हो रहा है। कि बच्चे पैदा करने का नहीं, अब शादियाँ करने का रिवाज ख़त्म हो गया है। तो अब शादी को कहते हैं कि यानी पार्टनरशिप भी नहीं कर रहे,
अच्छा। ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई मकसद ही नहीं है। बस उनका ये जुमला हमारा मशहूर है कि काम उनका खुदा है और मज़हब उनका की सफाई है, सफाई उनका बस। मज़हब है। तो काम में वो ऐसे लगे होते हैं कि वो कहते हैं बस काम, 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 और सफाई वो वैसे रहते हैं सोसाइटी के अंदर मौजूद है, तो वो काम से कमिटेड इतने हैं कि उसके अलावा कोई टाइम उनको मिलता नहीं है कि जो है वो फ़ोन करें अगर आपका वर्किंग औकात के अंदर, काम के औकात के अंदर, तो वो कहते हैं कि अगर लंबी बात करनी है तो मैं 5 बजे के बाद फ़ोन करें, मैं उसे डिस्टर्ब ना करें, मैं काम कर रहा हूँ। इनका मिजाज है, इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड है वो काम के हवाले से। तो बहरहाल मुझे, मैं बता रहा था कि बसेस ट्रेन्स के अंदर भी सफ़र किया, तो ट्रेन में जो है पढ़ने का रुझान, जो एक ज़माने में किताबें हाथ में हुआ करती थी, हम वीडियोज़ देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, उसकी जगह पर अब जो है वो नौजवानों के हाथ में भी, बुज़ुर्ग तो गैजेट्स। किताबें, बुज़ुर्ग 2 अखबारात पढ़ते हैं और 1 अखबार नहीं, ये मशहूर है कि 2 से 3 अखबार लाज़मी ख़त्म करता है बुज़ुर्ग, रोज़ाना पढ़ेगा, इतने ज़्यादा वो हैं और फ़ारिग़ भी होते हैं। नौजवान जो हैं मोबाइल हाथ में है या गैजेट हाथ में है, कॉमिक्स या तो वीडियो में देख रहा है या रीड कर रहा है। तो मैंने मोबाइल में इनको देखा इस्तेमाल करते हुए। इंस्टाग्राम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा मैंने, वहाँ पर वो लोग बहुत सोशल मीडिया पे करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम का बहुत इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं उसकी ख़ास वजह है, सोशल फेसबुक इतना नहीं देखा मैंने, पता नहीं इसकी क्या वजह है।